बिहार जितना आंकड़ों में, सरकारी रिपोर्टों में जितना गरीब बदहाल दिखता है, जमीन पर उससे बहुत ज्यादा स्थिति उसकी खराब है। तो आज से 6 महीने पहले नीतीश और मोदी के ऊपर हमला करते थे, आजकल तेजस्वी के ऊपर ज्यादा बयान आ रहा है। इसमें क्या है, नीतीश कुमार का कुछ बचा ही नहीं, क्या बोले। समाज को सबसे ज्यादा ठगने वाले, बिहार को बर्बाद करने में सबसे पहला नंबर पर तो आरजेडी के ही लोग हैं। विधानसभा में खड़ा होकर कहता है हमारे बाप दादा का है, छोड़ देंगे। कोई राजतंत्र है? तुम्हारे बाप दादा का था, अब तुम्हारा रहेगा, उसके बाद तुम्हारे बेटे का रहेगा। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पिछले 2 सालों में बिहार की पगडंडियां और गांव के रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्तों को नापा है और ये भी देखा कि बिहार में राजनीतिक तापमान क्या है। कुछ महीनों के बाद वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी फॉर्म करने जा रहे हैं। हमारे साथ प्रशांत किशोर जी मौजूद हैं, इनका हम स्वागत करते हैं न्यूज 18 नेटवर्क में। अभी तक की जो यात्रा रही है काफी कठिन रही है, जाहिर है, क्योंकि पगडंडियों से होकर आपने रास्तों से होकर आपने चला है, राजमार्गों से आप नहीं चले हैं। काफी सारा एक्सपीरियंस भी आपका हुआ होगा, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा उन एक्सपीरियंस को बताएं लोगों को कि तजुर्बा कैसा रहा ग्रामीण स्तर पर। तजुर्बा ये रहा कि बिहार जितना आंकड़ों में, सरकारी रिपोर्टों में जितना गरीब बदहाल दिखता है, जमीन पर उससे बहुत ज्यादा स्थिति उसकी खराब है। मैं खुद बिहार में ही पला बढ़ा हूँ, सरकारी विद्यालय में बिहार में पढ़ा हूँ। नौकरी जब मिली तो यहाँ मैंने पोलियो प्रोग्राम चलाया है। तो गांव देहात बिहार के भौगोलिक परिस्थितियों की, यहाँ के लोगों की स्थितियों की जानकारी मुझे रही है। राजनीति से भी यहाँ 2-3 साल एक्टिव रहे हैं, चुनाव लड़ाए। लेकिन मेरे लिए खुद भी, जब मैं अभी करीब 52-5300 गाँव में गया हूँ, रहा हूँ 2 साल तक, आपने कहा कि बड़ी तकलीफ हुई होगी। तकलीफ जो शारीरिक है वो तो बहुत एक तरीके से साइड स्टोरी है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप गांव की जो गरीबी मैंने देखी है वो भयावह है, वो मुझे खुद कभी इसका अंदाजा नहीं था। जब हम लोग गांव में चलते हैं, शायद ही कोई ऐसा गांव है जहां पर 40-50% युवा पलायन करके बाहर नहीं गया, चाहे वो पढ़ाई के लिए गया हो, मजदूरी के लिए गया हो। जमीन पर ये आप आंकड़ों में पढ़ते हैं कि बिहार देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर वृद्धावस्था पेंशन 400 रुपया है। जमीन पर यह दिखता है कि लोग 400 रुपया में अपना जीवन चला कैसे रहे। इस महंगाई के जमाने में 400 रुपया, और उसके लिए लोग महीनों इंतजार करते हैं, 2-3 महीने, और उसमें भी 20 रुपए घूस देते हैं, तब उनको 380 रुपये मिलता है, जिसका कोई अंदाजा नहीं है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय है 32,000 रुपये, देश में प्रति व्यक्ति आय है 1,35,000। लेकिन अगर उसमें से आप पटना और बेगूसराय 2 जिला हटा दीजिए तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय हो गई 24,000 रुपये। वो 24,000 में सारे लोग शामिल हैं, पैसे वाले, गरीब, अमीर, सब। समझिए कि जो गरीब है, और 22,000 रुपया साल का मतलब क्या हुआ कि मतलब आप दिन में 60-70 रुपया भी नहीं कमा रहे हैं। बिहार में 80% लोग, 100 में 80% लोग दिन में 100 रुपया भी नहीं कमा रहे। ये भयावह स्थिति मैंने जमीन पर देखी है, और मुझे इसका अंदाजा नहीं था। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि लोग कहते हैं मुझे डेटा की समझ है, आंकड़ों को हम लोग समझते हैं। यहाँ मैंने यूएन में काम किया है, पॉलिटिक्स में काम किया है, यही पले बड़े हैं, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि इस तरह की भयावह स्थिति नीचे है। माइग्रेशन की स्थिति को कैसे रिवर्स कर सकते हैं, खास करके जब आप कह रहे हैं कि 15,000, 10,000 हम यहाँ बिल्कुल ये सैलरी नहीं दे देंगे। उसका मूल मैं बता रहा हूँ, रोजगार के लिए 2 चीजों की जरूरत है, स्किल और पूंजी। मुख्यमंत्री के चेयरमैनशिप में एक कमेटी है, हर राज्य में होती है, देश के स्तर में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में है, जो ये देखती है कि ये पूंजी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्लॉग न हो। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार में भी ये है, लेकिन जैसे यहाँ का सीओ, बीडीओ, शिक्षक, डॉक्टर, दरोगा मुख्यमंत्री की बात नहीं मान रहा है, वैसे बैंकर्स भी बात नहीं मान रहे हैं। तो जो दुनिया भर के विशेषज्ञ हैं इन मामलों के, वो बता रहे हैं कि अगर बिहार में सीडी रेशियो को ठीक कर दिया जाए तो 2 से 2.25 लाख करोड़ रुपया बजट के अलावा 2 से 2.25 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा पैसा बिहार में इन्वेस्ट होने लगेगा। तो आप जरा अंदाजा लगाइए कि कितने ज्यादा लोग रोजगार कर पाएंगे, कितने ज्यादा घर बनेंगे, कितनी ज्यादा गाड़ियां खरीदी जाएंगी। तो एक जो बड़ा
रोजगार क्रिएट करने का है कि 15 से 55 साल के लोगों को पूंजी, सुलभ पूंजी उपलब्ध कराया जाए। एक और एकमात्र वही तरीका है यहां से पलायन रोकने का। एक लाइन में पूंजी के पलायन को रोककर श्रम का पलायन रोका जा सकता है। 40 सालों से दो जो समाजवादी नेता है, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का रूल रहा है कमोबेश। लेकिन जो फैक्ट्री लगनी चाहिए, आप भी कहते हैं कि जो चीनी के मिल हैं लगभग सारे के सारे बंद पड़े हुए हैं, कोई प्रयास नहीं हो रहा है। बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं बिहार में जो पहले चलती थी 70, 80, 90 के दशक में, सारी बंद की बंद पड़ी हैं। क्या ऐसी वजह रही कि उसको शुरू कराने का प्रयास नहीं किया गया? इच्छा शक्ति नहीं है या पूंजी नहीं है? नहीं, पहली बात तो मैं फैक्ट्रियों पे इतना जोर देता नहीं हूं। मैं उस विचारधारा का चीनी मिल की बात वो मैंने अभी कही है, एक परिप्रेक्ष्य में कही है कि नीतीश कुमार ने जो समर्थन दिया है भाजपा को, तो उनको मिनिस्ट्री और अपने लिए मुख्यमंत्रीशिप के बजाय ये मांगना चाहिए था कि बिहार में कम से कम बड़े 4, 5, 10, 20 उद्योग लगे, चीनी मिल चालू हो। इस संदर्भ में कहा। मैं व्यक्तिगत तौर पर फैक्ट्री लगाकर बिहार का विकास होगा ऐसा मैं मानता नहीं हूं, क्योंकि दुनिया में जो अग्रणी देश हैं वो फैक्ट्रियों से आगे नहीं बढ़े। आप दुनिया में सबसे धनी और खुशी, तो इतनी आबादी मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया में जो सबसे धनी देश है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, आप फिनलैंड चलिए, डेनमार्क चलिए, नॉर्वे चलिए, उन जगहों पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं हैं। लोगों के पास स्वरोजगार है, जिसको आप यहां हम लोग मध्यम कुटीर छोटे उद्योग कहते हैं। घर घर में कुछ करने की सुविधा हो। पर्यटन है, सर्विस सेक्टर है, रेस्टोरेंट। अगर आप रेस्टोरेंट चलाते हैं, रेस्टोरेंट फैक्ट्री नहीं है, लेकिन रेस्टोरेंट में आप 20 लोगों को नौकरी दिए हुए हैं। इस चीज का रियलाइजेशन आपको बिहार में घूमने के बाद? नहीं, पहले से ये मेरी सोच पहले से है। आप तो गांधीवादी मॉडल हुआ? नहीं, गांधीवादी मॉडल है। और जो केनिज्म है वर्ल्ड का, जिसको अमेरिकन इकोनॉमी आप समझते हैं, अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो करीब 65% सर्विस का कंट्रीब्यूशन, सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। देश की जो भारत की इकोनॉमी है उसमें भी 60%, 65% कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का है, फैक्ट्रियों का नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग का भारत में कंट्रीब्यूशन 18% है, कृषि का उससे भी कम है। तो जब तक सर्विस सेक्टर को आप नहीं सुधारेंगे, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पर्यावरण है, पर्यटन है, उन कंजम्पशन लेड, आप सबसे बड़ी ज्यादा हम लोग के पास क्या है? जनसंख्या। तो इफ दे आर एबल टू कंज्यूम मोर, अगर आप ज्यादा दूध पिएंगे तो ज्यादा दूध पैदा करने की अपॉर्चुनिटी होगी, ज्यादा दूध बिकेगा, ज्यादा दूध तो पूरा जो ये सिस्टम है वो कंजम्पशन और पूंजी और शिक्षा, इन तीनों चीजों को साथ में जोड़ने की बात है। हम लोग जो जनसुराज में मॉडल कर रहे हैं, और जो हमने 20 साल में अपना जो भी मेरा अनुभव है कि बिहार जैसे जगह को सुधारने के लिए यहाँ कभी पर ऐसा नहीं होगा कि इंडस्ट्रियल हब बन जाए। इंडस्ट्रियल हब की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर जो फैक्ट्रियां हैं वो लगे, यहाँ छोटे उद्योगों की जरूरत है, लोगों के हाथ में पूंजी की जरूरत है, कंजम्पशन को बढ़ाने की जरूरत है, लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है, लैंड रिफॉर्म की जरूरत है, पानी की व्यवस्था ठीक करने की जरूरत है। एक फैक्ट्री लग जाएगा, उससे 10,000 आदमी को नौकरी मिलेगा। यही चीज तो लालू और नीतीश ने किया। मढ़ौरा में चीनी रेल फैक्ट्री, चक्का फैक्ट्री बना दी, उससे क्या होगा? अभी तो ज्यादातर बंद ही है। अरे भाई, अगर चलने भी लगे तो उससे क्या होगा? जब ये चीनी मिल चल भी रहा था 30, तब क्या बिहार देश का सबसे अग्रणी राज्य था? जब ये काम तो मिला था ना, थोड़ा वाली बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। एक जिले में 10-10 मिल थे। हम थोड़ी वाली बात नहीं कर रहे हैं, हम आमूल चूल परिवर्तन की बात कर रहे हैं। हम ये थोड़ा मोड़ा प्रयास नहीं, ना राजनीतिक, ना मैं यहाँ पर आरक्षण की बात कर रहा हूं, लेकिन आरक्षण की बात शिक्षा में कर रहा हूं, आरक्षण की बात भूमि में कर रहा हूं, आरक्षण की बात पूंजी में कर रहा हूं। सिर्फ नौकरियों में आरक्षण से समाज नहीं बदलता। आरक्षण पे आएंगे, राजनीति पे भी आएंगे। आप पार्टी गठन की प्रक्रिया में लगभग पहुंच चुके हैं, अक्टूबर में हो जाएगा लगभग। 2 साल, हम तो 2 साल से लगे हुए हैं। लोग अब बनाने जा रहे हैं। फॉर्मली हो जाएगा। एक राष्ट्रीय स्तर पे हम देखेंगे इसको, क्षेत्रीय स्तर पर देखेंगे। मेरा फोकस बिहार है। मैंने अपने जीवन का 10 साल निकाला है इस चीज के लिए कि मुझे बिहार में सुधार लाना है। मैं अपना जीवन 10 साल में जीता हूं। मैंने जब पढ़ाई खत्म की, मैं 10 साल संयुक्त राष्ट्र संघ में था, बहुत अच्छे जगह पे था, उसको छोड़ दिया। फिर मैंने जो काम किया 10 साल, 2011 से लेकर 2021 तक, उसको आप लोग चुनाव प्रबंधन, रणनीतिकार वगैरह कहते हैं, उस काम को मैंने 10 साल किया। वो काम मुझे किसी ने हराया नहीं, मैंने जब उसके पीक पर था छोड़ दिया।
अब 10 साल मैंने अपने लिए तय किया है कि मुझे बिहार में वो व्यवस्था खड़ी करनी है जिससे बिहार में आमूल चूल परिवर्तन आए। इंक्रीमेंटल चेंज नहीं, हम इंक्रीमेंटल चेंज और 2 फैक्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, हम बिहार में आमूल चूल परिवर्तन की बात कर रहे हैं, जिसको भाषणों में लोगों की समझ में आने वाली बात कर रहे हैं कि 10 वर्ष के अंदर वो स्थिति पैदा हो कि गुजरात से, महाराष्ट्र से, पंजाब से लोग बिहार में रोजी रोजगार करने आए, वो मॉडल की बात। आप लगातार इस बात को कहते रहे कि आप ग्रामीण स्तर पे काम करते रहेंगे, लेकिन कोई पद पार्टी में, कोई पोस्ट आप होल्ड नहीं करेंगे, इसकी क्या? बिल्कुल नहीं लगी, जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। मेरा काम है समाज को जगाना। समाज से राजनीति सुधर सकता है, राजनीति से समाज सुधर जाए ये जरूरी नहीं है। समाज जब तक लोग नहीं समझेंगे तो गलत लोगों का चुनाव करते रहेंगे। लोग सही लोगों का चुनाव करें, ये मेरा काम है, मैं उनको लोगों को जाके बता रहा हूं। पार्टी जब बन जाएगी उसके बाद भी मैं पदयात्रा ही करता रहूंगा, 2 अक्टूबर के बाद भी। ऐसा नहीं कि 2 को पार्टी बन जाएगी तो हम एक दिन आएंगे, लेकिन उसके बाद भी हम पैदल जो चल रहे हैं वो आगे चलते ही रहेंगे। अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं कि अच्छे लोग नहीं, जो दूसरे पार्टी से निकाले गए लोग हैं या छोड़े हुए लोग हैं, वो आपके साथ जुड़ रहे हैं। किस तरह के लोग जुड़ रहे हैं? किसी के माथे पे ये तो लिखा नहीं कौन अच्छा है कौन खराब है। हमारा काम ये है कि वो प्रक्रिया हम ऐसी बनाएं जिसमें ज्यादातर अच्छे लोग आए। जो दूसरे पार्टियों से लोग आ रहे हैं वो कब आ रहे हैं? वो तो राजनीतिक लोग हैं, वो तब आ रहे हैं जब उनको नीचे से व्यवस्था बनती बड़ी दिख रही है। वो तो हवा वाले लोग हैं, स्वाभाविक तौर पर वो आएंगे। अब हम उनको क्यों रोकें? वो आ रहे हैं, वो आए, लेकिन वो आ इसलिए रहे, वो तो 2 साल पहले नहीं आए, आज क्यों आ रहे हैं? प्रशांत किशोर तो 2 साल पहले भी थे, बात तो मैं 2 साल पहले भी यही कह रहा था। वो आ इसलिए रहे कि समाज का एक बड़ा तबका जो कि नामचीन नहीं है, जो फेसलेस है, नेमलेस है आपकी नजर में, वो बहुत बड़ी संख्या में नीचे जुड़ता जा रहा है। तो ये लोग घबराहट में आकर जुड़ रहे हैं, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये ताकत बढ़ेगी, वैसे वैसे आपको दिखेगा कि और सो कॉल बड़े नामचीन चेहरे आए। लेकिन वो नामचीन चेहरे ड्राइविंग सीट पर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ड्राइविंग सीट पर तो वो नेमलेस फेसलेस लोग हैं जो कि इसको बनाने में पिछले 2 साल से कंधा लगा रहे हैं, जिसको किसी ने नोटिस नहीं किया। जनसुराज एक जाति विहीन समाज की कल्पना कर रहा है, जाति विहीन राजनीति की कल्पना कर रहा है। मैं जाति विहीन समाज की कल्पना नहीं कर रहा हूं, मैं जातियों के साथ सामंजस्यता के साथ जातियां एक दूसरे के हाथ पकड़कर आगे कैसे बढ़ सकती हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। क्या प्रायोरिटी क्या रहेगी? प्रायोरिटी बिल्कुल साफ है कि जिस समाज की जितनी संख्या है उसको भागीदारी मिले, सिर्फ विधायक के टिकट में नहीं, दल के बनाने में, दल के नीति निर्धारण में, दल के पदाधिकारी में, दल के नेतृत्व में और टिकटों में। लेकिन जो मूल बात है, जो हम लोग की सोच है कि हर समाज में काबिल व्यक्ति है, कोई ऐसा समाज नहीं है जिसमें काबिल अच्छे लोग नहीं हैं, और हर काबिल व्यक्ति किसी न किसी समाज का है। भाई आप बहुत बड़े काबिल हैं तो किसी समाज के होंगे, कोई यादव हो सकता है, कोई कुशवाहा हो सकता है, कोई अति पिछड़ा हो सकता है, कोई दलित हो सकता है, कोई ब्राह्मण हो सकता है। हम लोग काबिलियत के आधार पर चुन रहे हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि जिस समाज की जितनी संख्या है उस समाज से उतने काबिल लोगों को जरूर निकालें। ये वही नारा का हिस्सा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी बिल्कुल उसका उलट है। तो उसका उलट है, हम ये कह रहे हैं कि आपकी जितनी संख्या है उस समाज के सबसे काबिल उसके उतने काबिल लोगों को अवसर है, ताकि उनकी जिम्मेवारी हो कि अपने समाज को सुधारो। देश में जैसे ओबीसी का भी एक फेज रहा है, ओबीसी का फेज चल रहा है, एससी एसटी। अरे भैया ये क्या है? ये फेज आप लोग बनाते हैं अपने, उस पर जब बन जाता है फेज तो आप उस पर टीका टिप्पणी करते हैं। पूरे देश में जिसको भी लगता है कि भाई जाति होने से ही आदमी जीतता है, मैं बिहार और बिहार के अलावा भी सारे राज्यों का दावा आपको ठोक कर कह रहा हूं कि किसी राज्य में वो आदमी बिहार उस राज्य का मुखिया नहीं है जिसकी जाति की संख्या सबसे ज्यादा है। बंगाल में, उड़ीसा में, झारखंड में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य, जितने लोग मुख्यमंत्री हैं पूरे देश में, दक्षिण के भी राज्यों को जोड़ लीजिए, वो सबसे ज्यादा संख्या वाले जातियों के लोग नहीं है। नीतीश कुमार की अपनी जाति कितनी है? 2-2.5%। तो कैसे 20 साल से मुख्यमंत्री हैं? आप कहिएगा उन्होंने पिछड़ों का जमात बनाया है। तो अगर नीतीश कुमार 25-50% लोगों को जोड़ सकते हैं तो किसी दूसरे जाति का आदमी भी वो कर सकता है। अभी आरक्षण की बड़ी राजनीति चल रही है, राहुल गांधी भी चर्चा करते हैं रैलियों में, संसद में लगातार इस बात को उठाते रहे कि हम पूरा बदल देंगे सिस्टम, है ना? तो भाई उनको किसने रोका था बदलने से? वो लोग तो 60 साल देश चलाए हैं। तो राहुल गांधी बदल देंगे, जब जीत कर आएंगे तब बदलेंगे। पहला सवाल तो ये है कि भाई आप 60 बरस थे तो आपको बदलने से किसने रोका था?
बदलना चाहिए था। खैर मान लीजिए अब उनको समझ आई है, तो जब जनता अगर उनको वोट दे देगी तो उस समय देखा जाएगा। एक सोशल चर्निंग बड़ी चल रही और है कम से देश कम में। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, 3-4 राज्यों में तो उनकी सरकारें हैं, तो वहां पर लागू करके दिखा दें। तेलंगाना में लागू हो जाए, कर्नाटक में लागू हो जाए, हिमाचल में लागू हो जाए, देश देखे कि भाई राहुल गांधी का ये मॉडल है, कांग्रेस का मॉडल है, जो कि आमूलचूल परिवर्तन ला रहा है लोगों के जीवन में। तो उससे राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी को भी फायदा होगा और कांग्रेस को भी फायदा होगा, और हम लोग भी स्वीकार करेंगे कि भाई ये बेहतर तरीका है, बेहतर नेतृत्व है। या बिहार में किस तरह से पॉलिटिकल आप देख रहे हैं कि जाति के आधार पर किस तरह से मोबिलाइज होने वाला, क्योंकि बीजेपी का प्रयोग कुछ नहीं मोबिलाइज होने वाला है, ये आपका भ्रम है। 2012 में बैठकर अगर हम और आप बात कर रहे होते और मैं आपको कहता कि मोदी के नाम पर बिहार में वोट पड़ेगा, तो आप कहते प्रशांत जैसा हो ही नहीं सकता है। मोदी जी के नाम पर बिहार में अगर मान लीजिए 1 करोड़ भी वोट पड़ रहा है, 50 लाख वोट पड़ रहा है, मोदी जी की जाति कितना लोग रहता है बिहार में? तब तो अगर बिहार का आदमी अपनी जाति भूलकर मोदी जी को वोट दे सकता है, तो आपको काहे नहीं दे सकता है? जनसुराज को काहे नहीं दे सकता है? नीतीश जी को जब दे रहा है तो हमको काहे नहीं दे सकता है? आप में, हम में वो योग्यता होनी चाहिए। वो योग्यता बनाने की जिम्मेवारी हम पर है, वो समाज पर नहीं है। वो योग्यता क्षमता बनाने की जिम्मेवारी जनसुराज पर है, जनसुराज के लीडर्स पर है, हमारे विचारों पर है, हमारे कार्यक्रम, हमारे प्रयासों पर है। हम अगर वो करके दिखाएंगे, समाज मानेगा। 1 साल लगभग रह गए बिहार चुनाव के, लगभग। क्या सबसे बड़ा मुद्दा क्या दिख रहा है आपको, क्या होने वाला है? पलायन। पलायन तो है ही ना, नहीं है ही नहीं। इस बार मुद्दा बनेगा। और क्या मैं बनाऊंगा। तो जाति कितना बड़ा इशू है, लोग कोई इशू नहीं है। जाति को टिकट दे देते, सोचते हैं कि सब लोग आ जाएंगे, फिर वही हो रहा है। फिर वही बात पिछले 40 साल से। मेरे भाई आप देखने ही को नहीं तैयार है। अभी रुपौली में उपचुनाव हुआ, आरजेडी ने जाति के गणित को लगा के, जो कि एक ही गणित आरजेडी वाले समझते हैं जाति, उन्होंने दिया बीमा भारती जी को। बीमा भारती गंगौता समाज की हैं, 3 बार से वहाँ MLA रही हैं। वहाँ यादव समाज के 15,000 लोग हैं और 45,000 मुसलमान हैं। तीनों मिलाकर करीब करीब 1,10,000 लोग होते हैं, वोटर होते हैं। वोट कितना मिला? 30,000 लगभग। और ये पीछे की घटना नहीं बता रहा हूँ, अभी जो हुआ है ये अभी रुपौली में आरजेडी के लोगों ने जातीय समीकरण नीतीश कुमार का लगाया, अति पिछड़ा, केवल, कुर्मी, धानुक सब जोड़कर उन्होंने दिया कलाधर मंडल जी को। उनको कितना वोट आया? दोनों लोग हार गए। तो आपके सामने वो चीज हो रही है, लेकिन आप उसको देखना ही नहीं चाहते हो। देखिए अब जब आप देखना ही नहीं चाहते हो तो हम कितना भी आर्गुमेंट दे दें, आप समझिएगा ही नहीं। हमको समझाने क्या जरूरत है? जो आदमी वहां से जीते हैं, शंकर सिंह, वो तो उनकी जाति के तो 8,000 लोग रहते हैं वहां रुपौली में। 8,000 लोग हैं, 8-9,000 मैक्सिमम होंगे। कैसे जीत गए? और आप कह रहे सब आदमी जाति पे ही वोट दे रहे हैं। आपने मैनेज किया मतलब? भाई हमने नहीं मैनेज किया। अरे भाई हमने नहीं मैनेज किया, हम तो पैदल चल रहे हैं मधेपुरा में, कहाँ रुपौली चुनाव है। मैं आपको बता रहा हूं कि समाज ऑलरेडी व्याकुल है, बदलाव के लिए जा रहा है, विकल्प के लिए परेशान है। चूंकि विकल्प था नहीं तो मजबूरी में किसी न किसी को तो वोट देना ही। आप जाके नोटा का नंबर देख लीजिए इस बार बिहार लोकसभा में। पूरे देश में सबसे ज्यादा नोटा का प्रोपोर्शन है बिहार में, मतलब एज परसेंटेज ऑफ द टोटल पोल्ड वोट सबसे ज्यादा नोटा को वोट हुआ है बिहार में। ये दिखाता है कि लोग विकल्प चाहते हैं। प्रशांत किशोर की पर्सनैलिटी ऐसे कि कभी मतलब साल में 2-3 बार आप अपना वो बदल लेते हैं, मतलब एक जो थॉट प्रोसेस है। पहले जब बीजेपी के ऊपर अटैक करते हैं तो लोग ये कहते हैं महागठबंधन के लोग कि भाई उनके पक्ष के लोग हैं। अभी लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम है प्रशांत किशोर। भाई देखो, यहाँ ज्यादातर लोग जो हैं ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं, जिनको ना पढ़ाई की समझ है, ना किसी विषय की समझ है, ना किसी विषय को गंभीरता से सुनते हैं, ना समझते हैं, ना समझना चाहते हैं। ऊपर ऊपर सुना, उसी से अपनी पूरी धारणा बनाई, उसी से उनकी दुनिया चल रही है। तो आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर बदलते रहते हैं। हम बिल्कुल एक धारा, जहां जो काम पहले कर रहे थे वही काम कर रहे थे। सुन तो लीजिए, आपको लग रहा है कि ये धारा बदल दिए, यूएन में थे फिर आके राजनीतिक सलाहकार हो गए। पहले भी डेवलपमेंट का ही, समाज के डेवलपमेंट के काम कर रहे थे, लगा कि यूएन के माध्यम से हो सकता है। नहीं, उससे लगा कि नहीं, इससे बेहतर है कि जो यूएन को चलाने वाले लोग हैं उनको जिताने में अगर मदद करेंगे तो ज़्यादा प्रभाव डाल पाएंगे। उनके साथ काम करके देखा, लगा कि भाई इसमें जितनी शुद्धता चाहते हैं नहीं हो रहा है, तो अपना शुद्ध बनाओ। काम तो वही कर रहे हैं, जो हमारी समझ है वही समझ। तो आज से 6 महीने पहले नीतीश और मोदी के ऊपर हमला करते थे, आजकल तेजस्वी के ऊपर ज्यादा बयान आ रहा है आपके?
इसमें क्या है? नीतीश कुमार का कुछ बचा ही नहीं है, क्या बोले? बोलते बोलते थक गए। उस आदमी का कुछ बचा ही नहीं। अब मुख्यमंत्री हैं, बिहार के विकास से संबंधित कोई बात होती है तो बोलना पड़ता है, वरना नीतीश कुमार की राजनीतिक वजूद तो कुछ है नहीं नीचे, तो उन पर क्या बोले? मोदी पर क्या बोले? मोदी यहाँ पर तो है नहीं। भाजपा पर रोज जो लोग सवाल करते हैं बोल ही रहे। यहाँ पर मुरेठा बांधने वाले लोग तो समाज को सबसे ज्यादा ठगने वाले, बिहार को बर्बाद करने में सबसे पहला नंबर पर तो आरजेडी के ही लोग हैं, जो कि दावा कर रहे हैं कि हमारे बाप दादा का, विधानसभा में खड़ा होकर कहता है हमारे बाप दादा का है, छोड़ देंगे। अरे तुम्हारे कोई राजतंत्र है? तुम्हारे बाप दादा का था, अब तुम्हारा रहेगा, इसके बाद तुम्हारे बेटे का रहेगा। तो लोगों को कन्विंस करने में, हम आपके वीडियोस को देखते हैं, लोगों को कन्विंस करने में कितना मतलब सफल आप रहे हैं? बेसिक इश्यूज को उठाते हैं आपने सफलता, अरे आपकी बात नहीं है, लालू यादव अपने बेटे को आगे बढ़ा। अरे भाई ऐसा है, हम तो जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं। हमको सफलता मिल रही है कि नहीं, जांचना आकलन करना तो आपका काम है, हमारा काम थोड़े है वो। बापू सभागार हम तो घोड़ा पर बैठे हुए हैं, चल रहे हैं। अब पीछे जो चलने वाले लोग चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, आप देखिए, आकलन कीजिए, वो आपका काम। तो बापू सभागार में जो आपकी सभा हुई, उसको लेकर लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि अब मॉनिटर कर रहे हैं कि प्रशांत जी किधर जाएंगे, किस दिशा के भाई जाएंगे। मैं वही कह रहा हूं, जिसकी जितनी बुद्धि है उतना उसके हिसाब से ही आकलन करेगा। बापू सभागार में बैठक करने से बिहार नहीं बदल जाएगा। बापू सभागार में वो बैठक इसलिए हो रही है क्योंकि 2 बरस गांव गांव में मैंने मेहनत किया है, लेकिन जब गांव गांव में हम गए हैं तब तो आपकी कोई उसमें रुचि थी नहीं, यहाँ का आदमी बैठा हुआ था। जब बापू सभागार में उसको 15,000 आदमी दिखा तो थोड़ा घबरा रहा है, जब उसको गांधी मैदान में 5 लाख आदमी दिखेगा तो उसका नींद उड़ जाएगा, फिर जब चुनाव होगा तो उसका नीचे से जमीन खिसक जाएगा। आखिरी सवाल पूछना चाहते हैं केंद्र पे, मोदी की सरकार अभी जो चल रही है उसकी लॉन्जेविटी कितना देख रहे हैं, मतलब कब तक चलेगी सरकार? हम कोई भविष्यवक्ता है नहीं, भविष्यवक्ता तो नहीं, भविष्यवक्ता है नहीं। मैंने ये पहले भी सवाल का जवाब दिया, इस पे डिपेंड करता है कि आने वाले राज्यों के चुनाव में परिणाम क्या आते हैं। आने वाले जो 2.5 साल हैं उसमें करीब 8 राज्यों में, 9 राज्यों में चुनाव होगा। उन राज्यों में अगर भाजपा जीत के आती है तो स्टेबल रहेंगे, उन राज्यों में चुनाव हारेंगे तो मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहिए, स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। महाराष्ट्र है, हरियाणा है, झारखंड है, दिल्ली है, बिहार है, उसके बाद तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, ये बड़े राज्यों के चुनाव लाइन है अगले 2 साल में। इन राज्यों में अगर भाजपा अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करती है तो नेचुरल है कि जो केंद्र बिहार तैयार है बदलाव के लिए? बिहार बदलाव के लिए बिल्कुल तैयार है। जो बदलाव करना चाहते हैं, जो लोग उसके अगुवा बनना चाहते हैं, उनको तैयार होना है। जनसुराज को तैयार होना है कि वो अगुवाई करने के लिए तैयार है कि नहीं। जनता तो बिल्कुल तैयार है, जनता बिल्कुल तैयार। आप जाकर रैंडम किसी गांव में पूछ लीजिए कि भैया तुमको जो अभी 3 दल है वो चाहिए कि नया चाहिए। अगर आपको 2/3 से ज्यादा लोग न कहे नया तो आप कहे आ जाइए, फिर से हम इंटरव्यू कर देंगे, वो आंकड़े लेकर आइए। कहीं पर किसी रैंडम किसी गांव किसी जाति में जाकर पूछिए, जाके घोर जो यादव बस्ती है वहां जाकर पूछ लीजिए, जो घोर कुर्मी बस्ती है वहां जाकर पूछ लीजिए कि 2/3 लोग ये कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। चलिए, हम इंतजार कर रहे हैं बदलाव का। धन्यवाद। जितना आंकड़ों में, सरकारी रिपोर्टों में जितना गरीब बदहाल दिखता है, जमीन पर उससे बहुत ज्यादा स्थिति उसकी खराब है। तो आज से 6 महीने पहले नीतीश और मोदी के ऊपर हमला करते थे, आजकल तेजस्वी के ऊपर ज्यादा बयान आ रहा है। इसमें क्या है? नीतीश कुमार का कुछ बचा ही नहीं है, क्या बोले? समाज को सबसे ज्यादा ठगने वाले, बिहार को बर्बाद करने में सबसे पहला नंबर पर तो आरजेडी के ही लोग हैं। विधानसभा में खड़ा होकर कहता है हमारे बाप दादा का है, छोड़ देंगे। कोई राजतंत्र है? तुम्हारे बाप दादा का था, अब तुम्हारा रहेगा, इसके बाद तुम्हारे बेटे का रहेगा।